हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इतना बार मैंने चाइल्डहुड ग्रोइंग अप बोल दिया कि आपको फर्स्ट पेपर का नाम तो याद है हो गया होगा। हिंदी में क्या उसका नाम है? बाल्यावस्था एवं उसका विकास। उसके 7वें चैप्टर इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास को हम लोग कवर करेंगे मेरे भाई। इसके पहले 6 लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं सीक्वेंस से। यदि आप लोग उन लेक्चरों को नहीं देखे हो तो जाके सारे लेक्चर को क्रम बाई क्रम देख डालो, ठीक है। देखो ये 7वां लेक्चर है, ठीक है। और हाँ, इसके बाद हो सकता है तो मैं फर्स्ट पेपर को यही एंड करूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड पेपर की तरफ रुक करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक मैराथन टाइप में मैं फोर्थ पेपर को भी कवर करा दूंगा, तो परेशान नहीं होना। चैनल पे जुड़े हो तो थोड़ा सा विश्वास कायम रखो, ठीक है। द लेट्स लर्न और मैं 100% आपके साथ है, ठीक है मेरे भाई। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग समझेंगे संवेगात्मक विकास क्या होता है। देखो, मान लो यहाँ पे आप हो, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप हो, ठीक है। थोड़ा सा ये फनी क्लास होने वाला है क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं संवेग को, ठीक है। यहाँ पे आप हो, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जो है कि ये आप हो और ये आपका मित्र है। आप दोनों आपस में बात कर रहे हो और बताओ तुम कैसे हो, ये बोल रहा है तुम कैसे हो, ऐसे बात कर रहे हो, ठीक है। फिर भैया अचानक क्या हुआ, आपका मूड बिल्कुल चेंज हो गया और आप एकदम लाल पीले हो गए, आपके अंदर उथल पुथल मच गया। तो क्या हुआ, आपके अंदर संवेग जाग चुका। संवेग जागा क्यों? भैया ऐसी कुछ बात ही बोल दिया, इसके कारण से जो आप में परिवर्तन हुआ ना, तो समझो वो आपका संवेग जाग चुका है। यही होता है संवेग। अचानक आपके शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो समझो संवेग है वो, ठीक है, जो अचानक हो रहे हैं, ठीक है। चलो अभी आगे चीजों को और समझाऊंगा ना एग्जांपल लेके, और भी आपके कंफ्यूजन क्लियर होंगे। बस पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट को समझो, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले ये समझते हैं संवेग का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ इमोशन, ठीक है। चलो, संवेग प्राणी की वह आंतरिक अनुभव है जिसमें उसकी मानसिक स्थिति में एक उथल पुथल रूप में व्यक्त होता है। उसकी मानसिक स्थिति एक उथल पुथल के रूप में व्यक्त होती है। ऊपर मैंने समझाया कि अचानक आपकी मानसिक स्थिति भैया उथल पुथल मच जाती है। मान लो देखो, यहाँ पे आप हो ना, अब सुनो, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे वो। अब क्या कह रहा है कि वो आप दोनों बात कर रहे हो, वो अचानक पूछ दिया, भाई और बताओ भाभी कैसी है। अब आपके भैया भाभी की मान लो लड़ाई हुई है, तो क्या करोगे? तुरंत आप गुस्सा हो जाओगे कि तुमको ये हक कौन दिया भाभी के बारे में पूछने के लिए। तो आपके अंदर एक उथल पुथल मच गई, ठीक है। तो यही हुआ संवेग, ठीक है। हम संवेग को प्रायः मूल प्रवृत्तियां ही समझ लेते हैं। कहोगे सर जी ये क्या बवाल बता दिए, मूल प्रवृत्तियां। देखो मेरे भाई, जो संवेग होता है ना, वो मूल प्रवृत्तियों के कारण ही उत्पन्न होता है। जैसे, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, भोजन की तलाश करना, देखो मूल प्रवृत्तियां हैं। कोई भी स्थिति हो, भोजन की तलाश आप करोगे ही करोगे। लेकिन संवेग क्या है? आप कहोगे सर जी संवेग क्या है? तब तो संवेग भूख लगना है, ठीक है। भूख लगने पर ही आप क्या करोगे? भोजन खाते हो ना। तो देखो मेरे भाई, ध्यान सुनना, दो भूख लगना क्षणिक है, लेकिन भोजन की तलाश एक स्थिर अवस्था है। भोजन की तलाश आप करोगे ही करोगे, ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियां क्या है? जो चेंज नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, मूल प्रवृत्तियां जो चेंज नहीं होती और संवेग भैया चेंज होते रहते हैं, ठीक है। चलो इन पॉइंट को समझ चुके, चलो आगे समझते हैं। देखो, जहाँ मूल प्रवृत्तियां क्रियात्मक होती हैं वहीं संवेग भावात्मक होते हैं। भोजन की तलाश करोगे भैया क्रियात्मक रूप से, लेकिन भूख लगेगी तो भैया भावात्मक रूप से, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग समझ चुके हो। आगे चीजों को मैं और समझाता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा सा संवेग के बारे में और समझो। देखो, संवेग का अंग्रेजी रूपांतर इमोशन है, ठीक है। संवेग का अंग्रेजी रूपांतर इमोशन है, ठीक है। उसके बाद जो संवेग शब्द है यानी जो इमोशन है ना, वो लैटिन भाषा के इमोवरी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित अवस्था, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। यानी संवेग है तो समझो व्यक्ति उत्तेजित है, ठीक है। वास्तव में संवेग एक जटिल अवस्था होती है। संवेग एक जटिल अवस्था कैसे कहते हैं? ध्यान से सुना इस पॉइंट को। जटिल अवस्था इसलिए कहते हैं ना कि देखो, जब आपको भूख लगती है ना तो आप पेट पकड़ते हो। कहते हो अरे सर जी पेट नहीं पकड़ेंगे तो और क्या पकड़ेंगे? तो मेरे भाई, भूख एक, देखो आपको पता है यहाँ पे एक सिग्नल दिया जाता है। आपके सबसे पहले जो सिग्नल रिसीव करता है ना, माइंड रिसीव करता है, लेकिन आप पेट पे हाथ रखते हो, क्यों? ऐसा कि नहीं पेट भूखा है, आपका माइंड भूखा रहता है। तो भैया एक ये जटिल अवस्था है, ठीक है। इस पॉइंट को दिमाग में बना के रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं प्यारे प्यारे मनोवैज्ञानिक जो भैया संवेग के बारे में क्या कहे थे। सबसे पहले गिलडॉर्ट साहब ने क्या कहा? संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, हमको पता है संवेग क्या है, क्रियाओं का उत्तेजक है। फिर उसके बाद इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भाव अवस्था होती है जिसमें
खास शारीरिक एवं ग्रंथियां कार्य करती हैं, क्रियाएं करती हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि आपकी अगर भूख लगती है तो आप सबसे पहले आपका माइंड जो है कि सिग्नल रिसीव करता है, लेकिन आप पेट पकड़ते हो तो क्या हुआ, एक खास प्रकार की शारीरिक क्रिया होती है ना। तो इस तरीके से इसको आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद कुछ यहाँ पे मनोवैज्ञानिक 3-4 लोगों ने मिलके कहा, इन्होंने क्या कहा, संवेग से तात्पर्य ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर उसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। जो बात ऊपर बोले थे वही बात है। देखो उठवर साहब क्या कहते हैं, संवेग किसी प्राणी की गतिमय व हलचल पूर्ण अवस्था है, यानी उथल पुथल की अवस्था है। व्यक्ति को स्वयं या अपनी भावनाओं का उत्तेजना पूर्ण स्थिति प्रतीत होती है। जो व्यक्ति भैया जिसके अंदर संवेग उत्पन्न हो रहा है ना, सबसे समझ लो भैया, एक तरह से हम कह सकते हैं संवेग यानी गुस्सा, लेकिन ये गलत है, गुस्सा ही नहीं कहेंगे, प्यार को भैया हम संवेग कहते हैं। देखो प्यार भी क्या होता है, क्षणिक उत्पन्न होता है ना, हमेशा थोड़ी प्यार उत्पन्न होता है। ठीक है, अभी मैं आगे और भी चीजों को बताऊंगा, लेकिन संवेग क्या होता है ना, जो हम उत्पन्न होता है, जो हमारी भावनाएं भैया दूसरों के सामने दिखती हैं। गुस्से में हमारा चेहरा लाल है ना, तो वो संवेग है। इस चीज को आप लोग समझ रहे हो ना, संवेग को। ठीक है, चलो देखो, दूसरे व्यक्ति को यह उत्तेजित अवस्था अशांत मांसपेशियां और ग्रंथियां की एक क्रिया के रूप में दिखाई पड़ती। आपके अंदर संवेग उत्पन्न हुआ तो आप क्या समझोगे, आप क्या समझोगे उसको, आप ये समझोगे कि ये मेरी भावना का उत्तेजना पूर्ण अवस्था है। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या समझेगा कि इसकी अशांत मांसपेशी, आप हाथ पैर खूब मार रहे हो किसी को, दूसरा क्या समझेगा, भैया इसके हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि भैया ये मेरी भावनाओं का उत्तेजना पूर्ण स्थिति है। ठीक है, ये उठवर साहब के कहने का अर्थ है। अब देखो रॉस साहब क्या कहते हैं, इसमें हमारे हरलाख साहब नहीं है, उन्होंने अपना विचार नहीं दिया। ठीक है, रॉस साहब क्या कहते हैं, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। अब कहोगे सर ये क्या बवाल बता दिया, रागात्मक शब्द, तो रागात्मक शब्द को हम सब कह सकते हैं मेरे भाई पॉजिटिव। देखो भारत में जब संवेग को डिवाइड करने के लिए कहा गया ना, तो दो भागों में बांटा गया, एक होता है रागात्मक और एक होता है मेरे भाई द्वेषात्मक। ठीक है, तो देखो रागात्मक तत्व की प्रधानता कौन सी होती है, जो पॉजिटिव वे में ले जाए, किसी का सम्मान करना। ठीक है, चलो तो ये कहते हैं रॉस साहब। उसके बाद वैलेंटाइन साहब क्या कहते हैं, वही बात ये भी कहते हैं, जब रगात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये कहते हैं वैलेंटाइन साहब। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको समझे इतना। अब चलो हम लोग समझते हैं संवेग की विशेषता, इससे ही सब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ऊपर आपको अगर नहीं भी समझ में आया है तो यहाँ से सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं संवेग की विशेषता। देखो फर्स्ट पॉइंट है, संवेग में व्यापकता पाई जाती है। अब कहोगे सर जी ये क्या है, देखो मान लो आपकी ये शरीर है, शरीर का ये आप ही हो, मान लो ये आप हो। ठीक है, आपको भूख लगी तो सबसे पहले आपका ब्रेन जो है ना सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेट भूखा रहता, आपका दिमाग भूखा रहता है, बस ये सोचने का थोड़ा सा नजरिया अलग अलग है। देखो सबसे पहले आपका ब्रेन आपकी भूख के सिग्नल को रिसीव करता है, उसके बाद कुछ लोग पेट पकड़ कहते हैं भैया मुझे तो भूख लग गई। देखो सबसे पहले ब्रेन से शुरू हुआ, आपके देखो पेट तक आया, उसके बाद 2 घंटे तक आपको भोजन नहीं दिया जाए, 3 घंटे तक भोजन नहीं दिया जाए, आपको चक्कर आने लगेगा। और 1 हफ्ते बाद आप क्या हुआ भैया, किसी भी हॉस्पिटल में मिलोगे। तो क्या हुआ, पहले दिमाग से शुरू होकर पूरे शरीर की तरफ गया, यानी संवेग में व्यापकता पाई जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को क्लियर हो गया आपके। चलो अब हम लोग सेकंड पॉइंट को समझते हैं, परिवर्तनशीलता। संवेग बदलते रहते, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके। ठीक है, चलो संवेग परिवर्तनशील होते हैं। कहोगे सर कैसे, कभी आप कपिल शर्मा शो बन जाते हो, कभी कपिल शर्मा की तरह हाहा करते हो, कभी आप लोग अमीश पुरी की तरह भैया गुस्सा आ जाते हो, कभी भैया दुर्वासा ऋषि महाराज जी की तरह गुस्सा आ जाते हो। तो क्या हुआ, संवेग परिवर्तन होते रहते, एक जैसे नहीं कि आप हमेशा 24 घंटा हंसते ही रहो, लोग आपको पागल कहने लगेंगे, और 24 घंटा आप गुस्से में ही रहने लगो तब भी अच्छी बात नहीं है, यानी संवेग बदलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है मेरे भाई, सुखद या दुखद। देखो कभी क्या होता है ना, जब जब खुशी का समय रहता है ना तो आप खूब हंसते हो, तो क्या हुआ, संवेग भैया सुखद भी होता है। कभी मान लो कोई गम है, कोई कुछ भी है, तो क्या हुआ कि संवेग जो है दुख भी देता है। जैसे सीता माता जब राम जी से अलग हो रही थी, धरती माँ फटती है ना, तो क्या होता है, उनके दोनों बच्चे खूब रोते हैं, तो क्या वो दुखद संवेग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे जीवन लौ कुछ रोते ही रह गए, नहीं, वो क्षणिक रो रहे थे। ठीक है, उसके बाद अनिश्चितता, इस पॉइंट को समझो, इसमें आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो फोर्थ पॉइंट है अनिश्चितता। क्या है, कि आप किसी को एडजेक्ट नहीं कह सकते कि आप कल 12 बजे आना, मैं आपको 50 लाठी मारूंगा।
या 20 लाठी मारूंगा। ऐसे नहीं कह सकते ना कि भैया आप सुबह 10 बजे आना, मैं आपको दो दो थप्पड़ मारूंगा, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भैया इसमें निश्चित नहीं रहता कि मुझे संवेग कब आएगा। नहीं, संवेग क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है, उसके अनुसार संवेग उत्पन्न होता है। कोई ऐसी खुशी है उसके कारण संवेग उत्पन्न होता है। इसमें निश्चित नहीं होता कि 12 बजे ही संवेग उत्पन्न होगा, 1 बजे ही संवेग उत्पन्न होगा, ठीक है। उसके बाद शारीरिक परिवर्तन, अगला पॉइंट है शारीरिक परिवर्तन, यानी पांचवा पॉइंट है शारीरिक परिवर्तन। जब भी संवेग प्रदर्शित होगा तो शारीरिक परिवर्तन होता है। कैसे? देखो, कोई व्यक्ति गुस्से से, देखो गुस्सा जब है ना तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाएंगी। देखो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं रोना प्रारंभ कर दूं, नहीं ना, तो कोई संवेग नहीं आ रहा है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ऐसा भी नहीं कि मेरी आंखें खूब लाल है, नहीं। जब गुस्सा आएगा तभी तो आंखें लाल होंगी। तो संवेग में शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद संवेग की दशा में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ध्यान से सुनना। मान लो देखो यहाँ पे दो जोड़े हैं और एक जोड़ा कह रहा है मेरे भाई कि मैं आपको चांद तोड़ के लाके दे सकता हूँ। ये जोड़ा भैया बिल्कुल खुश हो रहा है। देखो इन इसको पता है कि ये झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा है। चांद कैसे तोड़ के लाएगा भाई, वो तो उपग्रह है। लेकिन अब ये कह रहा है उसका संवेग है, संवेग में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अब ये बताओ, ये जियोग्राफी पढ़े हैं बीए में और क्या बोल रहे हैं कि मैं चांद को तोड़ के ला दूंगा आपके लिए। तो ये गलत बात तो है ना मेरे भाई। तो इस तरीके से जो है संवेग में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। मान लो देखो छोटे छोटे दो बच्चे हैं ना, एक छोटका बच्चा बोलेगा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, अपने दोस्त के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मान लो एक और कोई बालक है, उस बालक को पीटना प्रारंभ कर दिया, जो उसका मित्र था वो पीछे से भैया भाग लेगा। क्यों? क्योंकि देखो संवेग में बह के कह रहा है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो भैया संवेग में मत बहना। अगर कोई कह रहा है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो उससे कहना भैया तुम पहले अपने लिए करो फिर मेरे लिए करना, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग ये समझते हैं मेरे भाई कि संवेग को जागृत करने के लिए भावनाओं की आवश्यकता होगी। देखो संवेग तभी जागृत होगा, इमोशन तभी जागृत होगा जब भावनाएं उत्पन्न होंगी, ठीक है मेरे भाई। संवेग व्यक्तिगत होता है, इस पॉइंट को समझो, इंपॉर्टेंट है। संवेग व्यक्तिगत होता है। देखो कोई व्यक्ति हंसाने में माहिर होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति हंसाने में माहिर होता है, जैसे जॉनी लीवर साहब, हमारे कपिल शर्मा साहब, ठीक है। कुछ लोग तो इन्हों को लेके बर्बाद है, सिर्फ उनकी हंसियां देखते रह जाते हैं। देखो क्या होता है ना कि 15 से 30 मिनट का लेक्चर पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कपिल शर्मा का शो आ रहा है ना तो पूरा लेक्चर देखेंगे, जो कि गलत बात है। अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। एक दिन पर्सनली उनसे मिलने जाओगे ना, वो आपको मिलने से इनकार कर देंगे, लेकिन उनका भैया शो आप पूरे घंटे देखते रह जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझो। देखो संवेग व्यक्तिगत होता है। कोई हंसाने में माहिर होता है तो कोई गुस्सा करने में माहिर होता है, जैसे हमारे दुर्वासा ऋषि जी, उसके बाद हमारे जो अमीश पुरी जी, ठीक है, ये लोग गुस्सा करने में माहिर है। और कोई सेवा करने में, जैसे हमारी प्यारी मदर टेरेसा जी, ठीक है। तो इस पॉइंट से संवेग व्यक्तिगत भी हो सकता है, ठीक है। संवेग के परिणाम के अनुसार भैया कोई क्रिया अवश्य ही होती है। आप गुस्सा हो तो किसी को थप्पड़ मारोगे ही जरूर, आपकी लाल आंखें होंगी ही जरूर। तो संवेग जो परिणाम है संवेग का, तो कोई क्रिया जरूर होती है, ठीक है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब चलो हम लोग समझते हैं संवेग के प्रकार। सबसे प्यारे मनोवैज्ञानिक, इसमें हम लोग मैडुगल साहब को पढ़ेंगे। उसके पहले संवेग के प्रकार में आपको कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ। देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको जानना बहुत ही अनिवार्य है। एक हमारे सबसे प्यारे मनोवैज्ञानिक हुए वाटसन साहब। कौन? वाटसन साहब। इन्होंने क्या कहा था संवेग के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, चाहो तो नोट पॉइंट करके लिख लेना जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वाटसन साहब क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक वाटसन साहब के अनुसार, ऐसे आप लोग लिख सकते हो, मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार तीन संवेग शैशवावस्था में स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित होने लगते हैं या फिर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मनोवैज्ञानिक वाटसन जी के अनुसार तीन संवेग शैशवावस्था में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने लगते हैं या फिर दिखाई देने लगते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्नेह। सेकंड पॉइंट क्या है? भय। तथा थर्ड पॉइंट क्या है? क्रोध। ठीक है, वाटसन जी के अनुसार जो शैशवावस्था में तीन जो संवेग दिखाई देने लगते हैं कौन कौन से हैं? स्नेह, भय तथा क्रोध, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग बना के रखना दिमाग में। उसके बाद चलो हम लोग समझते हैं आप संवेग के प्रकार जो आपके सिलेबस में है, यानी हमारे मैकडूगल जी को पढ़ना। देखो संवेग के अनेक प्रकार होते हैं जो हमारे प्यारे मैकडूगल साहब हैं, विश्व के प्रख्यात प्रख्यात ये संवेग के बारे में बताए थे। 14 मूल प्रवृत्तियों के सापेक्ष कुल 14 संवेगों का उल्लेख किया है इन्होंने, ठीक है। देखो जिनसे प्रत्येक संवेग एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है, ये 14 संवेग हैं, ठीक है।
अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया भैया देखो इसमें तो भैया वन लीनियर क्वेश्चन पूछेगा नहीं। जब आप टेट वेट की तैयारी करोगे, टेट सीटेट की, कुछ बच्चे तो अभी से तैयारी कर दिए होंगे, उनको पता ही होगा जो स्टार्ट कर दी है कि देखो इसमें पूछता है ना कि मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है, तो आप सीधे सीधे टिक मारोगे मेरे भाई 14। अगर पूछेगा वाटसन के अनुसार तो मारोगे 3, ऑप्शन 3 मारोगे। ठीक है, चलो हो सकता है तो मैं अब आपके लिए सीडीपी की क्लास भी स्टार्ट करूं, थोड़ा सा आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा तो। ठीक है, चलो अब हम लोग ये समझते हैं मैकडूगल साहब की जो ये बताए थे संवेगों के बारे में, एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेरे भाई पलायन। सबसे फर्स्ट पॉइंट है पलायन मूल प्रवृत्ति है। भय क्या है? संवेग है। ठीक है, उसके बाद क्या है? कॉम्बैट, युयुत्सा क्या है? जो है कि मूल प्रवृत्ति है। उसके बाद क्रोध क्या है? संवेग है। निवृत्ति क्या है? ये है मूल प्रवृत्ति। उसके बाद घृणा संवेग है। ठीक है, इन्होंने ये बताया था, इतने पॉइंट को डिस्कस किया है। उसके बाद संतान की कामना क्या है? मूल प्रवृत्ति है। लेकिन बालक का प्रेम, बालक के प्रति प्रेम करना, वात्सल, तभी तो भैया संतान की कामना की इच्छा होगी। ठीक है, तो ये है क्या? संवेग है। उसके बाद शरणागति। ठीक है, ये क्या है? मूल प्रवृत्ति है। उसके बाद करुणा जो है क्या है? संवेग है। ठीक है, काम प्रवृत्ति क्या है? काम प्रवृत्ति जो है मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, लेकिन जो आपका कामुकता है वो क्या है? संवेग है। ठीक है, चलो जिज्ञासा, किसी चीज को जानने के लिए आपकी इच्छा क्या है? ये मूल प्रवृत्ति है। लेकिन आश्चर्य क्या है? आश्चर्य क्या है? संवेग है। देखो आश्चर्य क्या होता है? जो संवेग जो क्षणिक होते हैं, कामुकता हमेशा नहीं रहती, क्षणिक होती है। आश्चर्य भैया क्या है? क्षणिक को रहता है। ठीक है, कोई भी चीज मान लो आप हाई स्कूल में पास हो गए, अभी मान लो आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा खासा आपका रिजल्ट आ गया, आपने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा जो कि अच्छा मैं पास हो गया, तो मम्मी क्या है, अब उसको मम्मी पूरा दिन थोड़ी कि ताली बजा के हंसती रहेंगी, नहीं, थोड़ा सा भैया आपको क्या है, सपोर्ट करने के लिए हंस देंगी। बस क्या होगा, ये क्षणिक होता है। आश्चर्य हुआ, अच्छा देखो ऐसा नहीं कि आश्चर्य करेंगी अरे आप तो पास हो गए आपको तो फेल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ आश्चर्य होता है। ठीक है, अभी मान लो आप किसी गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई कर गए, तो क्या होता है, लोग को क्षणिक आश्चर्य होता है कि हाँ चलो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद दैन्य, ठीक है, क्या है? मूल प्रवृत्ति है। उसके बाद आत्महीनता क्या है मेरे भाई? संवेग है। सामूहिकता क्या है? मूल प्रवृत्ति है। एकाकीपन क्या है? ये मेरे भाई संवेग है। आधे से ज्यादा बच्चे इस उम्र में क्या है कि भैया एकाकीपन में रहते हैं। कौन से? शैशवावस्था में। शायद हम लोग शैशवावस्था को सॉरी जो है कि एकाकीपन किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण है कि बच्चे क्या है कि कभी निराश होकर अकेले बैठ जाते हैं किसी नदी के किनारे। और हमारे लोग को कहा भैया गांव वाले हैं हम लोग, तो हम लोग क्या किसी पोखरी के किनारे बैठते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है? एकाकीपन। लेकिन जब हम लोग को एकाकीपन महसूस होता है तो हम लोग सामूहिकता में जाते हैं, और सामूहिकता क्या है? मूल प्रवृत्ति है। आप ऐसा कभी हो सकता है कि हमेशा अकेले ही रहो? नहीं, आपको समूह की आवश्यकता होती है। ठीक है मेरे भाई, चलो क्लास को थोड़ा सा आप उसे इंटरेक्ट कर सको इसलिए मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। यदि आप लोग को कुछ अगर अटपटा लगे तो उसे मैनेज कर लेना। ठीक है, सब लोग प्यारे छात्र हो, प्यारे दोस्ती हो। ठीक है, उसके बाद जिज्ञासा हो गया, दन्य हो गया। उसके बाद देखो क्या है? आत्मगौरव। ठीक है, आत्मगौरव क्या है? मूल प्रवृत्ति है। लेकिन आत्म अभिमान क्या है मेरे भाई? ये है संवेग। ठीक है, उसके बाद सामूहिकता हो गया। भोजन की तलाश, इसका एग्जाम्पल बहुत ये है कि पूछता है कभी कभी टेट और सीटेट में, भोजन की तलाश करना क्या है? मूल प्रवृत्ति है मैकडूगल के अनुसार। उसके बाद भूख लगना क्या है मेरे भाई? वो है आपके संवेग। संग्रहण करना क्या है? संग्रहण करना मूल प्रवृत्ति है। लेकिन अधिकार स्थापित करना वो क्या है? वो है मेरे भाई संवेग। ठीक है, उसके बाद रचना धर्मिता, ठीक है, किसी काम को करना। उसके बाद कृति भाव, जब आपके मन में भैया किसी कार्य को करने के लिए आएगा तभी तो आप किसी कार्य का रचना करोगे। ठीक है, तो कृति भाव का है संवेग है। उसके बाद हास, फिर आमोद। हास क्या है? ये है भैया मूल प्रवृत्ति। उसके बाद आमोद क्या है? आमोद मतलब खुशी जाहिर करना, ये है संवेग। ये मैकडूगल साहब के अनुसार। ठीक है, ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको दिमाग में बना के रखना, जो रागात्मक और द्वेषात्मक है, पहले इसको समझो। देखो भारतीय चिंतनों ने राग और द्वेष नामक दो मुख्य संवेग को स्वीकार किया। मैंने ऊपर भी इसको डिस्कस किया था। यानी जो हमारे भारतीय चिंतन थे, भारतीय मनोवैज्ञानिक थे, वैसे भारतीय मनोवैज्ञानिक तो कम ही हुए, लेकिन जो भी लोग थे, ठीक है, उन्होंने भैया राग राग एवं द्वेष नामक दो मुख्य जो है कि इसको अंगीकार किया। ठीक है, इसको अपने आप में एक्सेप्ट किया कि हाँ संवेग दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। फर्स्ट है रागात्मक और सेकंड है द्वेषात्मक। ठीक है, अब चलो एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, उसको नोट में लिख लेना। भारतीयों के अनुसार ये दो संवेगों को स्वीकार किया गया। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट है रागात्मक संवेग यानी पॉजिटिव इमोशन। इससे ही पता चल जाता है इसके इंग्लिश से। ठीक है, देखो जिसका शब्द ना समझ में आया ना, उसका थोड़ा सा आप लोग गूगल सर्च कर लिया करो अंग्रेजी में। ठीक है, उसकी मीनिंग वैसे ही समझ में आ जाती है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बाकी चीजें तो मैं आपको समझाता ही हूँ। अपने से बड़ों के प्रति राग,
अब देखो कहोगे सर राग, तो राग क्या है? पॉजिटिव वे में अपनों अपनों से बड़ों के प्रति राग, यानी सम्मान, भक्ति, श्रद्धा। जो आपके बड़े हैं उनका आप सम्मान ही तो करते हो, अपने भगवान का आप भक्ति ही तो करते हो, उनकी श्रद्धा ही तो करते हो। अपने बराबर वालों के प्रति राग यानी मित्रता, प्रेम, आसक्ति, ठीक है। अपने से छोटों के प्रति स्नेह, वात्सल्य, उसके बाद दया, ठीक है। ये रागात्मक संवेग है। इसको तो आप कहीं नोट पॉइंट पे लिख लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पर्सनली, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, द्वेषात्मक संवेग यानी निगेटिव इमोशन, ठीक है, निगेटिव इमोशंस। देखो अपने के बड़ों के प्रति द्वेष यानी भय, कायरता, घृणा, क्या है कि भैया अपनों से बड़ों के सामने नहीं जाएंगे, उनसे डरते हैं, उनसे घृणा करते हैं, ये क्या हो गया? ये द्वेष है, ठीक है। उसके बाद अपने बराबर वालों के प्रति द्वेष, अपने से बराबर प्रति वालों के लिए द्वेष का है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है। मान लो आपके भी आपके नंबर मान लो आ गए अच्छे खासे, आप मान लो किसी एग्जाम में आप 88 नंबर पा रहे हो, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपके कोई दोस्त है, लड़की, आपकी सहेली है, वो पा गई कितना? 89। तो आप उसके प्रति द्वेष करने लगते हो, उसके प्रति क्या है, आपको ईर्ष्या आ जाती है, वो कैसे 89 पा गई। तो इस प्रकार से आप में नहीं है, लेकिन ये लक्षण होते हैं द्वेषात्मक संवेग के, ठीक है। इस पॉइंट को समझो। उसके बाद अपने से छोटों के प्रति द्वेष, गर्व, अभिमान, अधिकार। छोटे बच्चे हैं, उनको दो तमाचा लगाए और बोले कि अरे ये वो, तो ये क्या हो गया? ये अधिकार हो गया। और फिर अभिमान, वो पूछ रहे हैं सर मुझे 2 का टेबल बता दो, कहो कि अभी तुम्हें 2 का टेबल नहीं आता, जाओ याद करो। उनको क्या करना, आपको याद कराना चाहिए ना, लेकिन ये अभिमान के अंदर आएगा, ठीक है। गर्व, झूठ है, कहते हैं ना, जो लोग बाहुबली देखे होंगे उनको पता होगा कि उसको जो लकड़ी का बोटा रहता है उस पे तलवार से मारनी रहती है, तो नहीं मारता ये है, और हाथ पकड़ लेता है, वो झूठा अभिमान करता है मैंने लकड़ी चीर दिया। क्या नाम रहता है उनका, महारानी जी का, देवसेना, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा नोट पॉइंट में इसे लिख लेना, आपके लिए स्पेशली नोट लिखा हूँ यहाँ पे। देखो बालक ज्यो ज्यो बढ़ता है उसके संवेगों के विकास में जटिलता आती जाती है। पहले क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे भैया रोने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बढ़ता है तो भैया रोता नहीं, अगर रोता है तो जल्दी चुप नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाए, जैसे जैसे उसका विकास होता है उम्र का, वैसे वैसे उसके संवेगों में जटिलता आती जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को समझ लिए। उसके बाद संवेगात्मक विकास प्राणी के व्यवहारों से संबंधित होता है। इसको मैंने ऊपर जितना डिस्कस किया ना, सारा समझो निष्कर्ष है। जैसा आपका व्यवहार है वैसा आपका संवेग होगा। मदर टेरेसा जी को गुस्सा नहीं आता था, हाँ पर्सनली लाइफ में आता रहा होगा, लेकिन हम लोग तो यही जानते हैं ना कि सबको वो भैया सेवा करती थी, ठीक है। तो उनके व्यवहार के प्रति क्या, उनका दयालु भाव उनका है, ठीक है। संवेग, ठीक है, उनका दयालु। तो इस तरीके से इस पॉइंट को आप लोग नोट करके लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग 3 पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, उसके बाद हम लोग समझेंगे बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, उसके बाद किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, उसके बाद हम लोग इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत समझेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थ्योरी थ्योरी है, इसको ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो इसके बाद आपका ये जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो यानी जो आपका 7th चैप्टर है इमोशनल डेवलपमेंट, ये कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले समझते हैं संवेगात्मक विकास, ठीक है। ये क्या होता है मेरे भाई? देखो संवेग की उपस्थिति के बारे में सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, देखो ये शब्द मैं सुप्रसिद्ध ऐसे उपयोग करता हूँ ना, ताकि आप अपने एग्जाम में लिख सको मेरे भाई, ठीक है। देखो जब आप इमोशनल डेवलपमेंट को पढ़ोगे टेट और सीटेट के लिए ना, तो उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को नहीं पढ़ना रहेगा। अगर पढ़ते भी हो ना तो एक पॉइंट वाइज में पढ़ते हो, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ये कम्प्रिहेंसिव टाइप में नहीं पढ़ना रहता, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है ना। मैं हर एग्जाम में हर अपने लेक्चर में यही बताता हूँ, ठीक है। देखो संवेग की उपस्थिति के बारे में सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने क्या लिखा है, ये मेरे भाई स्प्रिट जी ने क्या लिखा, संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते। संवेग जो है जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते, मानव व्यक्तित्व किसी अंग के समान उनका विकास होता है, ठीक है। इनकी ये लाइन आप लोग कहीं भी नोट करके लिख सकते हो, बाकी एग्जाम में लिख सकते हो। उसके बाद गेट्स और अन्य मनोवैज्ञानिक का क्या कहना है, प्रारंभ में संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं एक सामान्य उत्तेजना मात्र होती हैं, जैसे क्रोध, भय, हर्ष आदि का वो स्पष्ट नहीं होता कि बच्चे कब क्रोध के कारण रो रहे हैं, कब भय के कारण रो रहे हैं, या फिर कब हर्ष के कारण। कभी कभी बच्चों को इतना हंसा देते हो कि रोने लगते हैं, तो भैया उनमें क्या होता है ना कि वो एक स्पष्ट रूप प्रदर्शित नहीं कर पाते कि वो किस कारण से, वो जो अपनी प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं मुख्यतः किस कारण से कर रहे हैं, ये गेट्स जी का कहना है। अब 2 पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा सा नोट पॉइंट में आप लोग लिख लेना। देखो शिशु जन्म के समय रोता है, चिल्लाता है तथा पैर पटकता है, इस प्रकार वह जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। अब कहोगे सर ये इसका मतलब तो ये जो हमारे मनोवैज्ञानिक सुप्रसिद्ध आप कह रहे थे ये गलत है, क्योंकि देखो संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं रहता,
ठीक है, आप तो कह रहे हो सही यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहे हो कि जब बच्चा जन्म लेता है तभी रोना चिल्लाना पैर पटकना स्टार्ट कर देता है। देखो मेरे भाई, मनोविज्ञान एक ऐसा चीज़ है ना जो हमको सब मनोवैज्ञानिक को पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूज करेंगी, ऐसा नहीं कि, लेकिन थोड़ा सा इसे जब खुद से रिलेट करके देखोगे ना तो सब डाउट क्लियर। जब रिलेट करने का अर्थ ये है कि आप ही समझो, जब एक छोटा सा बालक है ना, वो जब जन्म लेता है सबसे पहले क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है, और थोड़ा सा ही कुछ समय बाद थोड़ा थोड़ा पैर भी पटकना प्रारंभ कर देता है कुछ ही समय बाद। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत पटकने लगेगा पैर व हाथ, लेकिन कुछ समय बाद पैर हाथ पटकने लगता है। देखो क्या होता है, कभी कभी ऐसे सुनने में मिलता है, देखो इसको कोई अन्यथा मत लेना। क्या होता है, मान लो एक यहाँ पे औरत है और इनके पेट में एक बच्चा है मेरे भाई, तो क्या होता है ना, लोग कहते हैं ना अभी देखो बच्चा करवट ले रहा है, यानी देखो उसकी मम्मी को बहुत दर्द होता है। कहते हैं ना, पता नहीं शायद एक बार में अगर आप 206 हड्डियों को लगातार तोड़ो तो उतना दर्द होता है जब वो एक बच्चे को जन्म देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हो। तो उतना दर्द होता है, तो उस समय क्या होता है, कहते हैं ना कि करवट बदल रहा है बच्चा, यानी कि तभी समझो बच्चा हाथ पैर पटकना स्टार्ट कर देता है, शारीरिक विकास उसका स्टार्ट हो जाता है। तो संवेग तो जन्म के पहले ही होते हैं कुछ, लेकिन कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जन्म के बाद जो है कि संवेग प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप अपने खुद से रिलेट करोगे तो सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, देखो इस पॉइंट को समझ में आ गया ना, कि देखो इसी प्रकार वह जन्म के समय ही संवेगात्मक व्यवहार का अभिव्यक्ति करता है या फिर प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट समझते हैं। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक स्थिर अस्थिर होता है, यानी कब वो रोने लगेगा, कब वो हंसने लगेगा, कब वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगेगा, इसका कोई पता नहीं होता। जैसे शिशु का संवेग थोड़े समय के लिए ही रहता है और शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, शिशु गोदी में आने के लिए रोता है, किंतु गोद में आने के बाद वो चुप हो जाता है। देखो आप मान लो उसके आ गए, एक बच्चा छोटा सा जन्म लिया और यहाँ पे उसके मान लो नाना जी आ गए। ठीक है, तो क्या हुआ, बच्चा मम्मी उसकी नाना जी को गोद में दी बच्चे को, तो बच्चा खूब जोर जोर से रोने लगा। फिर उसके नाना जी उसकी मम्मी को पकड़ा दिए, बच्चा चुप हो गया। यानी संवेग जो होता है ना थोड़ा सा बच्चों में अस्थिर होता है। ठीक है, उसके बाद ये समझो, आरंभ में शिशु का संवेग काफी तीव्र होता है, किंतु धीरे धीरे यह तीव्रता कम होती जाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर 2 या 3 माह का शिशु तब तक रोता है जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, यानी कि मान लो एक बच्चा दूध के लिए रो रहा है, तो जब तक वो तब तक वो रोता रहेगा जब तक उसको दूध ना मिल जाए, उसकी भूख ना समाप्त हो जाए। ठीक है, 4 या 5 वर्ष का बालक इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, 4 या 5 वर्ष का बालक वही इसलिए नहीं करता, उसके पीछे रीजन भी होता है। 4 और 5 वर्ष का बालक अगर रो रहा है तो उसकी मम्मी अगर थोड़ा सा हाई संवेग में है तो 2-3 थप्पड़ और लगाएंगी और रोना प्रारंभ कर देगा, और कुछ समय बाद जाके चुप हो जाता है। इसी कारण वो क्या है कि उसके व्यवहार में इस प्रकार की प्रदर्शिता नहीं रहती। क्यों, वो क्षणिक नहीं रोता। ठीक है, वो रोता है तो खूब रोता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। चलो अब देखो, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझो, इसको मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कहीं नोट बना के लिख लेना। ठीक है, एक हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए ब्रिजेश साहब, इनके अनुसार शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास क्या क्या होता है उसको समझो। वाटसन के अनुसार मैंने बताया ना, तो इसमें थोड़ा सा और भी समझो क्या होता है। देखो जन्म के समय सिर्फ बच्चों में उत्तेजना रहती है, ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय बच्चों में सिर्फ उत्तेजना रहती है। जैसे बच्चा 3 माह का होता है, उत्तेजना के साथ 2 पॉइंट और जुड़ जाते हैं उनमें, आनंद और कष्ट। और जैसे 6 माह में जाता है तो उसके बाद 3 पॉइंट और जुड़ जाते हैं, कौन कौन से, क्रोध, घृणा और भय। इसके बाद जैसे ही 12वें महीने में जाता है बच्चा, उसके बाद उसमें कौन सा पॉइंट जुड़ जाता है, तो मेरे भाई स्नेह और उल्लास जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जब 18 महीने में जाता है तो उसके बाद ईर्ष्या की भावना भी जुड़ जाती है 18 महीने में। ठीक है, 2 वर्ष के बालक में कौन सी भैया जुड़ जाती है, तो वो हर्ष की भावना जुड़ जाती है। ये जो है ब्रिजेश के अनुसार, इसको आप लोग ऐसे नोट पॉइंट बना के लिख लेना। ठीक है, इनके अनुसार देखो एग्जाम में जब आपको लिखने के लिए आ जाना मेरे भाई, थोड़ा सा टिप समझ लो। एग्जाम में जब लिखने के लिए आ जाना, तो अगर कुछ चीज़ ना आ रही हो ना, तो देखो सिंपल सा फंडा है। ऐसा नहीं कि मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, पर हाँ मेरे आप चैनल के मेंबर हो ना, हम लोग फैमिली है ना, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप जैसे लिख दिए मान लो भाई हार्लाक के अनुसार, तो आपको कोई अन्य डिफिनेशन आ रही है ना, उसको भी उसमें लिख दो। नंबर उतना ही मिलता है, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा, नंबर उतना ही मिलता है। वो जो भैया वो कॉपी चेक करते हैं ना, उनको पैसे से मतलब है। ध्यान से सुनो मेरी बात अब, उनको पैसे से मतलब है। तो अगर थोड़ा बहुत डिफिनेशन इधर उधर भी हो गई तो चल जाता है काम। ठीक है, लेकिन थोड़ा ही, ऐसा नहीं कि हर लाख की जगह आप लोग हर लाख लिखे और लिख दिए वहां पे ये संज्ञानात्मक विकास पियाजे साहब का, तब तो पूरा पूरा नंबर कट जाएगा। थोड़ा बहुत मिलते जुलते चल जाएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। ठीक है,
चलो इस देखो, एक प्यारे मनोवैज्ञानिक पे क्रो एंड क्रो, ठीक है, इनके अनुसार देखो, प्यारे मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो साहब के अनुसार जो है बाल्यावस्था संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिव्यक्ति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। यानी कि जो हमारा बाल्यावस्था है ना, संपूर्ण वर्षों में उसके संवेगों की अभिव्यक्ति में परिवर्तन होता रहता है। वो भैया समझ लो अपने माता पिता को खुश करने के लिए अपने संवेगों को दबा भी सकता है। यानी कि मान लो देखो उसको बहुत पीड़ा हो रही है, वो अपने मम्मी से वो दर्द नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसको पता है कि उसकी मम्मी भी परेशान हो जाएंगी। इसके कहने का साफ साफ अर्थ है, यानी कि इस बाल्यावस्था में जो संवेग है ना, वो थोड़ा सा स्थिर होने लगता है। देखो, संवेगों की उग्रता में कमी आ जाती है। जैसे शैशवावस्था की भांति उग्र रूप इसमें अभिव्यक्त नहीं होता। समाजीकरण के प्रारंभ के फलस्वरूप बालक संवेगों का दमन करने का प्रयास करता है, जो मैंने ऊपर बताया, पीड़ा होने पर अपने मम्मी को नहीं बताता अथवा उनको शिष्ट ढंग से व्यक्त करने का प्रयोग करता है। ठीक है, माता पिता, अध्यापक तथा अन्य बड़े व्यक्तियों के समक्ष वह ऐसे संवेगों को प्रकट नहीं करता जिसे अवांछनीय समझा जाए, जिसे गलत समझा जाए। ठीक है, चलो, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो यहाँ पे देखो कोई एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ पे एक कोई उसकी भैया दोस्त है, ठीक है, उसको कोई ऐसी बात बोल दी वो कि ये बहुत दुखी है। ठीक है, आपको पता है कौन सी बात, जो भी बात बोल सकती है, या फिर किसी और लड़के के बारे में बता रही है, तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा है, लेकिन अपने मम्मी से बताएगा क्या, अपने पापा से बताएगा क्या? नहीं, उसको दमन कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक है मेरे भाई, देखो आपको आसान भाषा में, मेरा एक ही पर्पज रहता है ना, कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं आसान से आसान भाषा में उनको मैं समझाने का प्रयास करूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और एक बात और, यदि आपको लेक्चर समझ में आते हैं, आप दिल से चैनल के साथ जुड़े हो, तो अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को जरूर शेयर करो। ठीक है, चलो, और अब समझते हैं हम लोग किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लो। इस अवस्था में किशोर किशोरियां यानी लड़के और लड़कियां बहुत संवेदनशील होते हैं अपने फ्यूचर को लेके और सभी प्रकार के रिश्तों को लेके। ठीक है, तो इसीलिए संवेगात्मक विकास में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, देखो किशोरावस्था में एक बार फिर संवेगात्मक संतुलन बहुत बिगड़ जाता है। क्यों? कि देखो इस अवस्था में संवेगों में आंधी तूफान जैसी प्रचंडता होती है, इसीलिए किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था कहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है कि किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? तनाव तूफान की। देखो उसके बाद मेरे भाई इसको समझो, जीवन की किसी अन्य अवस्था में संवेगात्मक शक्ति का प्रवाह इतना भीषण नहीं होता जितना इस अवस्था में होता है। एक किशोर के लिए अपने संवेगों पर नियंत्रण पाना बहुत ही कठिन होता है, चाहे वो सभी प्रकार का, किसी भी प्रकार का वो संवेग हो उसका। ठीक है, यौन ग्रंथियों में तेजी से बदलाव होता है। आपको सबको पता है कि इसमें जो है कि वो जो है कि पहले क्या बाल्यावस्था में पता है कि सेम लिंग की तरह, वो सेम जेंडर की तरह क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, दोस्त दोस्त, लड़के लड़के को दोस्त बनाते हैं। लेकिन किशोरावस्था में जाती क्या है, लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, उनको दोस्त बनाना प्रारंभ करते हैं, बातचीत स्टार्ट करते हैं। जब मैं ये वो जो विकास की अवस्थाएं बता रहा था, तो उसमें बताया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या, यौन ग्रंथियां तेजी से विकसित होती हैं या फिर वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, इसलिए इसमें जो है मेरे भाई संवेगात्मक विकास बिल्कुल चेंज होता रहता है। ठीक है, वे संवेगात्मक दृष्टि से, ठीक है, बहुत चंचल व स्थिर हो जाते हैं बालक। किस अवस्था में? तो मेरे भाई वो किशोरावस्था में। ठीक है, चलो, अब देखो हमारे प्यारे मनोवैज्ञानिक, एक दो ठो मनोवैज्ञानिक पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, बी एन झा साहब क्या कहते हैं, किशोरावस्था का संवेग विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक है, जैसे उसके अंदर बहुत सी पीड़ा भरी हुई है, दुख भरा हुआ है, लेकिन अपने परिवार के प्रति भैया वो देखो चेहरे पे मुस्कान लेके रहेगा। ठीक है, कहते हैं ना कि एक एक कोई औरत है, उसकी देखो शादी उसकी इच्छा से नहीं हो रही, लेकिन अपने पापा को, अपनी मम्मी को खुश करने के लिए चेहरे पे खुशी खुशी से भैया शादी कर लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये किशोर ही तो है, वो बुजुर्ग थोड़ी है। तो इस प्रकार से वो दूसरों को खुश करने के लिए अपने संवेगों का दमन कर लेते हैं। ठीक है, चलो, एक अवसर पर उसे उल्लास से भर देती है कोई समय, और किसी समय वो बिल्कुल भैया छिन्न भिन्न या फिर बिखर सकता है। ठीक है, जैसे वो अपने माता पिता के समय बिल्कुल मुस्कुरा रही है औरत, लेकिन लेडीज, और फिर चाहे जो भी लड़की है, जैसे वो अकेले गई खूब रोना स्टार्ट कर दी, तो क्योंकि भैया क्या है कि उसके मनपसंद, उसको भी पढ़ने का मन कर रहा है, उसकी शादी हो रही है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक है, चलो, अब हम लोग समझते हैं अपने प्यारे मनोवैज्ञानिक इरिक्सन साहब का मनोसामाजिक सिद्धांत। सिर्फ इनको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा इसको समझ लो। देखो, अगर आपको ऐसे लिखने के लिए आ जाए, इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत लिखो, थोड़ा सा इनके बारे में लिख देना। क्या?
कि मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? हमारे इरिक्सन साहब हैं, 1963 द्वारा किया गया। ठीक है, कभी कभी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का परिवर्तक कौन है? तो वो फ्रायड साहब है। ठीक है, जब मनोसामाजिक कहे तो वो आप लोग इरिक्सन साहब टिक करना, ये तो टेट सीटेट के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी फिलहाल आप लोग इरिक्सन जी को पढ़ो, ये भी मनोविश्लेषणवाद ही रहे हैं फ्राइड साहब की तरह, परंतु इनका विचार में जैविक कार्यों की अपेक्षा सामाजिक कार्यों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। बच्चों को अपने जीवन में जिस प्रकार के सामाजिक अनुभूतियां होंगी, उसी प्रकार के भैया उनमें जो है कि विकास के प्रतिमान प्रदर्शित होते हैं। मान लो एक बहुत गंदा समाज है, तो उसमें बालक भी गंदा होने का 100% संभावना, उसमें वैसे लक्षण लगेंगे। इसमें बहुत गाली गलौज दिया जा रहा है किसी भी समाज में, तो बालक के क्या है, वो भी गाली गलौज देना प्रारंभ कर देगा। एक अच्छा खासा बालक क्या होता है, वो भैया एकदम शांत स्वभाव का रहता है, अच्छा उसका पढ़ने में मन लगता है, तो उसका समाज भी तो ऐसा रहता है। इसके कहने का ये अर्थ है फ्रायड साहब के। देखो इरिक्सन साहब के, फ्रायड की भांति इरिक्सन का भी मत है। फ्रायड की भांति यानी फ्रायड का मैं नाम लिया था ऊपर, ये मनोविश्लेषणवाद है फ्रायड साहब। ठीक है, देखो जब हम लोग थर्ड पेपर को पढ़ेंगे तो फ्रायड साहब आएंगे। ठीक है, वहां पे एक दो इनके टॉपिक है, उसको मतलब कवर करूंगा फ्रायड साहब को। चलो, तो फ्रायड की भांति इरिक्सन का भी मत है, विकास की किसी एक अवधि में बालक को जो अनुभव होता है वह आगामी विकास को प्रभावित करता है। मान लो शैशवावस्था में वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया, तो बाल्यावस्था में उम्मीद है कि वो चिड़चिड़ा ही रहे। ठीक है, वो जल्दी चेंज नहीं होता। ठीक है, इसलिए इनका मॉडल मनोसामाजिक मॉडल कहा जाता है इरिक्सन साहब का। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। देखो, इरिक्सन साहब ने ईद की अपेक्षा अहम को यानी ईगो को विकसित करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण बताया। ठीक है, यह मानते हैं कि समझ आ जाने पर व्यक्तियों की वास्तविक परख करके जीवन को संतुलित बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ आ जाने पर व्यक्ति की वास्तविकता परख को जानकर, कोई व्यक्ति मान लो बहुत बुरा है, आप बच्चे उसको नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा किशोरा उसको तुरंत पहचान लेंगे, इसकी नीयत कैसी है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। ठीक है, चलो चलो इसको थोड़ा सा समझो। इसके अनुसार बालक का सामाजिक परिवेश शीघ्र ही माता पिता के अतिरिक्त अन्य लोगों तक फैलने लगता है संवेग के कारण। ठीक है, और उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, चलो प्रत्येक अवस्था में वांछनीय यानी सही कार्य और अवांछनीय यानी कि गलत कार्य की विशेषताएं विकसित होती हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति में वांछनीय पक्ष जैसे आस्था, स्वायत्ता, परिश्रम, उत्पादकता अधिक होते हैं, उसे समायोजन अच्छा होता है। ठीक है, इसके विपरीत अवांछनीय कार्य जैसे अनास्था, शर्महीनता, निराशा अधिक होते हैं, उनमें विकृतियां पैदा होती है। ठीक है, उसे सामाजिक समायोजन करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। ठीक है, अब इसको समझो। देखो, ये इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है शॉर्ट में कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक को थोड़ा सा डिस्क्राइब करो या फिर उसका भैया जो है कि वर्णन करो। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट को यहाँ पे आप लोग मेंशन कर देना। स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास संवेग को ये 100% प्रभावित करते हैं। किसी बच्चे का अगर स्वास्थ्य थोड़ा सा मेरे भाई कम है ना, तो उसके अंदर देखोगे चिड़चिड़ापन रहता है। इसके विपरीत स्वास्थ्य गड़बड़ होने पे वह बिल्कुल शांत स्वभाव का, चुपचाप एक ठो भैया क्या है, एक चौकी पे बैठा रहेगा, ज़्यादा बोलेगा फिरेगा नहीं। लेकिन अगर किसी बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो दिन भर उछल कूद मचाएगा, एक ही चौकी पे चारों कोनों पर दिन भर कूदेगा, अगर बैठेगा लेकिन चारों कोनों पे रह रह के कूदता रहता है। ठीक है, चलो विद्यालय का वातावरण, शिक्षक एवं सहपाठी, इसको अलग अलग पॉइंट करके भी लिख सकते हो। जैसे विद्यालय का वातावरण एक पॉइंट हो गया, शिक्षक अलग पॉइंट, सहपाठी यानी मित्र। ठीक है, तो ये अलग पॉइंट हो गया। देखो विद्यालय का वातावरण भी प्रभावित करता है। एक बालक मान लो बहुत ज्यादा, मैं इसको शब्द उपयोग करता हूँ कहीं भी रहता हूँ, मरकहा, अगर एक अध्यापक बहुत ज्यादा मरकहा है तो बालक देखो क्या है, उससे डरेंगे, उसके अंदर भय का, क्वेश्चन नहीं पूछना चाहेंगे। जो कि जो हमारी हम लोग लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र की विशेषता है कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। कभी कभी आपको कोई पूछ देगा कि लोकतंत्र में शिक्षा कैसी होती है। ठीक है, बाल केंद्रित होती है, एक बालक के अनुसार शिक्षा दी जाती है। तो ठीक है, अध्यापक को जहां तक होना चाहिए कि छात्रों को भैया छूना तक नहीं चाहिए डंडे से या फिर हाथ से। ठीक है, उनको समझाने का प्रयास करो। तो क्या होता है, बालक में यदि आप बहुत ज़्यादा पीट रहे हो तो क्या उसका संवेगात्मक विकास जो है प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा वो भी चिड़चिड़ा हो जाएगा या फिर वो क्लास छोड़ के ही भाग जाएगा। ठीक है, उसके बाद शिक्षक, आपको पता है शिक्षक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे कोई संवेगात्मक हो, चाहे फिर वो शारीरिक विकास हो, चाहे कुछ भी। शिक्षक जैसा कहेगा बालक वैसा ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि शिक्षक को अपना गुरु मानते हैं, सबको पता है। उसके बाद सहपाठी, आपको पता है अगर चार पांच दोस्त हैं और वो स्कूल से छुट्टी होके घर जा रहे हैं और एक बालक को बहुत ज्यादा पीट रहे हैं, तो बालक में क्या भय उत्पन्न हो जाएगा, उसको पीड़ा होगी। तो इस प्रकार से संवेगात्मक विकास यहाँ भी प्रभावित हो रहा है। उसके बाद पास पड़ोस और समुदाय, ये तो भैया समझ लो
कि 100% ये जो है ना पास पड़ोस और समुदाय और समाज, ये तो 100% प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? अभी मान लो आप कहीं तैयारी करने के लिए जा रहे हो ना, सबसे पहले में अगल बगल वाले टोकेंगे, अच्छा यो तैयारी करेंगे, यो पढ़ेंगे क्या? तो क्या होगा, आपका थोड़ा सा मनोबल डाउन करते हैं, तो क्या होगा, आपके संवेगात्मक को ये जगा रहे हैं। आप तुरंत, अगर देखो कुछ बच्चे शांत होकर चले जाते हैं, कुछ नहीं सह पाते हैं, तो वो उनका जवाब दे देते हैं, ठीक है, कहते हैं आप चुप ही रहो, आपको मैं कह रही हूँ बोलने के लिए, कह रहा हूँ बोलने के लिए। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि ये भी आपके विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ लो, चाहे यहाँ पे संवेगात्मक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, ठीक है, चाहे सामाजिक विकास हो, और उसके बाद प्रभावित करने वाले कारक हों, इन तीनों पॉइंट को वहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। ये भैया कॉमन पॉइंट है, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे लिख के इसमें थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देना, ठीक है। इतना तो आप लोग कॉमन सेंस उपयोग कर ही लेना, ठीक है। चलो, अब बात ये है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाओ, और चीज़ें पसंद आ रही हैं, ठीक है, तो चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर शेयर करो, जितने भी आपके ग्रुप है मेरे भाई, ठीक है। चलो, ये द लेट्स लर्न और मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो, आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे यहाँ जुड़ो, और जो आपके मन में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग द लेट्स लर्न से जाके ले सकते हो, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये 7वां चैप्टर था, इसके बाद हम लोग कभी इसका जो है कि आपका फर्स्ट पेपर, इसका मैराथन करके इसको कवर कर लेंगे। बाकी मोस्टली चैप्टर को मैंने कवर कर दिया है, 7 लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यदि आपका एक भी लेक्चर मिस है तो आपको जाके वहाँ से देखो और नोट्स बना लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट का। अब लोग हम थर्ड पेपर की तरफ चलेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। सबसे पहले मेरा वहाँ पे ध्यान है अधिगम सिद्धांत का, उसमें स्किनर जी हैं, पावलोव जी हैं, उसके बाद थॉर्नडाइक साहब है, थॉर्नडाइक की बिल्ली। तो हम लोग सब कुछ समझेंगे, बस आप लोग पेशेंस के साथ और सच्ची ईमानदारी के साथ चैनल के साथ जुड़े रहो, ठीक है। चलो, अपना ख्याल रखो, ठीक है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा जुकाम के कारण अगर वॉइस में थोड़ा बहुत पहले से प्रॉब्लम लगी हो तो अब क्या, आप तो क्लास देख ही लिए हो, लेकिन ठीक है। चलो, अपना ख्याल रखो मेरे भाई।